नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का 9 PM स्पेशल में। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 9 PM स्पेशल में आज तमाम खबरों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, जब विनाश की घड़ी आती है तो अक्सर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आतंकवादियों को बेबी सिट करने वाले पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है। पाकिस्तान एक तरफ खुद की मौत मर रहा है तो दूसरी तरफ अपने आतंकी चरित्र से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान का फुल इलाज तो हो चुका है, लेकिन अब फाइनल इलाज की बारी है और इसीलिए हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ चुका है। आपको याद होगा, जब उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने आतंकी हमलों को अंजाम दिया, तब हमने उसे घर में घुसकर मारा था और पाकिस्तान के लिए यही ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को ना तो अमन की भाषा आती है, ना डिप्लोमेसी की भाषा की उसको समझ है, और इसीलिए उसे जो भाषा समझ आती है उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। कल जम्मू कश्मीर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां राजौरी के पुंछ में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर हमला कर दिया। इस हमले में हमारे 4 जवान शहीद हुए, जबकि 3 जवान घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश से जुड़े हुए संगठन PAFF ने ली है। गृह मंत्रालय ने इस संगठन पर इसी साल जनवरी में बैन लगाया था। अब यह इत्तेफाक है या फिर कुछ और कि एक हफ्ते पहले ही सुरक्षा एजेंसीज ने आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ को तैयार आतंकियों की गिनती पूरी की और एक हफ्ते बाद ही अटैक हो जाता है। सुरक्षा बलों के जवान 2 वाहनों से पुंछ के सुरनकोट जा रहे थे। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जाना था। शाम के करीब 3:45 बजे हुए थे और ढेरा की गली और इसके साथ ही बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर घात लगाकर बैठे आतंकियों ने एक ट्रक और एक जिप्सी पर अचानक से हमला कर दिया। आतंकवादियों ने खुद को पहाड़ी के ऊपर तैनात किया था, जहां से उन्होंने सेना के वाहनों के मूवमेंट पर नजर रखी और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। धत्यार मोड़ जगह को आतंकवादियों ने हमले के लिए इसीलिए चुना क्योंकि डेड एंड और ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से इसी जगह पर वाहनों की गति यानी कि उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। पहले भी इसी जगह पर जब सेना की गाड़ियां धीमी हुई थी तो आतंकियों ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया था। जानकारी यह भी आ रही है कि स्थानीय लोगों ने भी आतंकियों की मदद की। शहीद सेना के जवानों के हथियार गायब हैं और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार लेकर भाग गए। सेना को खबर मिली कि आतंकवादी इसी इलाके में कहीं पर छिपे हुए हैं और उन्हें तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुंछ में सेना पर हमला करने के लिए आतंकियों ने US मेड M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया। ये आतंकी इस राइफल में स्टील बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टील बुलेट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से गाड़ी और स्टील को भेद सकती है। इससे ज्यादा नुकसान होता है। ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर में आतंकवादियों ने M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया। M4 कार्बाइन राइफल 1980 के दशक के दौरान अमेरिका में बनी एक हल्की और गैस संचालित गन है। यह अमेरिकी सशस्त्र बलों का प्रमुख हथियार है और इसका इस्तेमाल 80 से ज्यादा देशों में होता है। M4 को नजदीकी लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया और यह अलग तरह की युद्ध की स्थितियों के लिए सटीक, विश्वसनीय और उपयुक्त भी है और इसीलिए इसका इस्तेमाल सैन्य कर्मी करते हैं। ऐसे में सवाल तो यह भी है कि इतना घातक हथियार आतंकियों के पास कहां और कैसे पहुंचा। अमेरिका में बने इस हथियार को आतंकियों तक किसने पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पूरी तरीके से दफन होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया है और उसी की ये बौखलाहट कल कश्मीर घाटी में दिखी, जहां पर कायर आतंकियों ने छिपकर सेना के काफिले पर हमला कर दिया। 370 हटने के बाद एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर में करोड़ों रुपए खर्च कर भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का काम चल रहा है, तो वहीं पाकिस्तान लगातार आतंकी तैयार कर रहा है। इन आतंकियों के सहारे पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है, घाटी में शांति को छीन लेना चाहता है। पुंछ, राजौरी, द्रास, बटालियन, कारगिल, ये वो इलाका है
जहां पर ठंड में ये आतंकी हमला करने की प्लानिंग करते हैं। पूरे साल इन आतंकियों की ट्रेनिंग पीओके में चलती है और आखिर में इन्हें हमला करने के लिए कश्मीर भेजा जाता है इन्फिल्ट्रेशन के जरिए। हमला करने से पहले ये आतंकी पुंछ राजौरी में मौजूद जंगलों में छिपे रहते हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ी इलाकों में 25 से 30 आतंकी अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। ये आतंकी संगठन पीएएफएफ या फिर टीआरएफ से जुड़े हुए हैं और इनके 75 से 100 स्थानीय समर्थक यानी कि लोकल हेल्प भी है। पीएएफएफ या फिर टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये संगठन गुरिल्ला वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये सुरक्षा बलों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपकर हमला करते हैं। हमले को अंजाम देने के बाद ये वापस इन्हीं जंगलों में छिप जाते हैं। बताया यह जा रहा है कि इन आतंकियों में कुछ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी ट्रेनिंग ली है। भारत पाकिस्तान की कुल सीमा करीब 3300 किलोमीटर लंबी है। भारत के 4 राज्यों से पाकिस्तान की सीमा सटी हुई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसी सर्दी का धुंध का फायदा उठाकर ये आतंकी पीओके के रास्ते भारत में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन भारत की चौकसी बढ़ने के साथ ही अब बीते कुछ सालों में ये आतंकियों का एक नया पैटर्न देखा गया है। 2023 में अब तक जो भी आतंकी गतिविधि या फिर हमले हुए वो सभी जंगल के इलाकों में किए गए हैं। जंगल में हमले के बाद क्योंकि छिपना आसान होता है और इसी बात का फायदा उठाकर आतंकी हमले के बाद इन्हीं घने जंगलों में छिप जाते हैं। जंगल में आतंकियों ने एक नेटवर्क तैयार किया है और इसी नेटवर्क के सहारे ये पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आका से संपर्क में रहते हैं और प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये जंगल पुंछ से राजौरी तक फैले हुए हैं और ये घने जंगल हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनको भी एक बार सुन लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बढ़ती भी नज़र आती हैं। आतंक में बहुत कमी हुई है। इंटरनल आतंकवादी अब उस तरह से नहीं बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे, मगर प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान से बनी हुई है और ये बहुत बड़ी समस्या होती है अगर कि आतंकवादी को या इस तरह के जो गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनको दूसरे मुल्क की सपोर्ट हासिल हो, खासतौर से पड़ोसी मुल्क की अगर सपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए और कुछ वहाँ घायल हुए हैं कि एक अम्बुश किया इन टेररिस्ट ने हमारी गाड़ियों के ऊपर। क्योंकि ये जो इलाका है ये एक बड़ा फेवरेट हाइडिंग ग्राउंड बन गया हुआ है टेररिस्ट के लिए, कि जो कश्मीर घाटी से वहाँ से ऑपरेशन ऑल आउट 1, 2, 3 के तहत जो वहाँ से भागे हैं वो जाके इन ये पहाड़ियों में, पीर पंचाल की पहाड़ियों में जाके छुपे हैं। एक बहुत दुखद खबर आई है, 4 जवान हमारे देश के इन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार के जो मंसूबे रहते हैं आतंकवादियों के कि छुपकर डर कर मारना भारतीय सेना के जवानों को, ये बहुत एक घिनौना रूप है आतंकवादियों का और निश्चित ही हमारी सेना ये यशस्वी हो जाएगी उन सारे आतंकवादियों को मार गिराने में। सीमा पार से आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकने के लिए कोई ठोस प्लान बनाने की जरूरत है। 370 हटने के बाद से कश्मीर के अंदर कट्टरपंथ की क्लासेस लगना बंद हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक्सपोर्ट जारी है। इसी एक्सपोर्ट की कमर तोड़नी होगी। इसके लिए किस स्ट्रैटेजी पर काम किया जा सकता है आपको वो भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले इस आतंक एक्सपोर्ट से होने वाले बड़े नुकसान को भी आप देख लीजिए। पुंछ राजौरी में बीते 2 साल में हमारे 34 जवान शहीद हुए। 21 दिसंबर 2023 पुंछ में 2 वाहनों पर हमले में 5 जवान शहीद हुए। 22 और 23 नवंबर 2023 राजौरी में मुठभेड़ के दौरान 2 कैप्टन समेत 5 शहीद हुए। 13 सितंबर राजौरी में 1 जवान हमारे शहीद हो गए। 5 मई राजौरी में आईडी ब्लास्ट में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। 20 अप्रैल पुंछ में घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया और इसमें हमने अपने 5 जवान खो दिए। 11 अगस्त 2022 राजौरी में आर्मी कैंप पर हमले में 5 जवान शहीद हुए। 14 अक्टूबर 2021 मेंढर में एक जेसीओ समेत 4 जवान शहीद हुए। 11 अक्टूबर 2021 में पुंछ के सूरनकोट में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए।
ये हमारा नुकसान हुआ। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पीओके का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने पीओके में कई आतंकवादी कैंप खोल रखे हैं और इन्हीं कैंप्स में आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। इन आतंकवादी कैंप्स की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज हमेशा तैनात रहती है। भारत ने उरी और पुलवामा हमले के बाद इन्हीं आतंकवादी कैंप्स को, इन्हीं लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। पीओके से घुसपैठ करना पाकिस्तान के लिए आसान रहता है और यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं से पीओके में ट्रेनिंग लेने के बाद ये हमारे कश्मीर में दाखिल होते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। पीओके से होने वाली घुसपैठ के कुछ रूट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दुधनियाल लॉन्च पैड वाले रूट पर कैथनवाली फॉरेस्ट से आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करते रहे हैं। इसके अलावा लोलाब घाटी के केल लॉन्च पैड रूट से भी घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नल्ली रूट से होते हुए मजोत के रास्ते भी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पीओके के कोट कोतेरा रूट से भी घुसपैठ की साजिश रची जाती है। पीओके के ही निकैल लॉन्च पैड वाले रूट से राजौरी और पुंछ में भी आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं। और इसके अलावा पीओके के ही बताल गांव के रास्ते कसनाला होते हुए राजौरी में आतंकवादी घुसपैठ की साजिश रचते हैं। सातवां रूट पीओके के बोई इलाके में है, जहां पर सोन गली के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से पीओके के ही खुईरेट्टा रूट से भी आतंकवादी मोहरा गैप से घुसते हैं। हिल काका इलाके से भी पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर चुके हैं और पाकिस्तान के उस्ताद पोस्ट के रूट से गुरेज में घुसपैठ की कोशिश भी की जाती है। इन सभी रूट्स के सहारे पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और किसी कायर की तरह छिपकर भारतीय सेना को निशाना बनाते हैं। आतंकी घटनाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एक और सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरा तरीका है पीओके में भारत का कंट्रोल। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह बार बार पीओके का जिक्र करते हैं। अगर पीओके भारत के कंट्रोल में आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आतंकी कैंप लगना बंद हो जाएंगे और फिर भारत पाक सीमा को और ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत किया जा सकेगा। संसद से विपक्ष के सांसदों के निष्कासन मामले को लेकर आज विपक्ष ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल रहे और अभी इन सभी नेताओं ने जो कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलए को, सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। इतनी मांग देश के अल्पसंख्यक पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। सस्पेंशन को लेकर विपक्ष पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा रूप हमने दिल्ली में देखा, जहां पर विपक्ष के बड़े नेता जंतर मंतर पहुंचे। लेकिन कई लोगों के जहन में यह सवाल भी उठ रहा है कि विपक्ष के इतने सांसदों को सस्पेंड करना क्या ठीक है? क्या यह हमारे लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? वो क्या वजह है कि सिर्फ विपक्ष के ही सांसद सस्पेंड किए गए? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको पहले यह समझना चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत
भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट मिली है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक के कंट्रोल में होता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। शीत सत्र के दौरान 146 सांसद सस्पेंड किए गए और इन सभी को सस्पेंड करने के पीछे हंगामा करने को कारण बताया गया। मतलब कि सदन का भी एक डिसिप्लिन होता है और इसको आप बड़ी आसान सी भाषा में ऐसे समझिए कि जब स्कूल या कॉलेज में छात्र शोर या हंगामा करते हैं तो टीचर उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि क्लास बिना किसी रुकावट के चल सके। वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिला। लेकिन जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है और उन्हें लगता है कि उन्हें गलत सस्पेंड कर दिया गया, तो वो रूल बुक के इन नियमों को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं जहां पर संसद कार्यवाही के कुछ नियम बनाए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना ही होता है। सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। बहस के दौरान टिप्पणी करने में कार्रवाई में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को शामिल किया गया। अब सदन में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना, विरोध में दस्तावेजों को फाड़ने और सदन में कैसेट या टेप रिकॉर्डर बजाने जैसी चीजों की मनाही है। हंगामा करना सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है और अगर ऐसा होता है तो स्पीकर को एक्शन लेने का पूरा अधिकार है और इसमें सियासत का कोई एंगल शामिल नहीं है। अगर सांसद चाहते हैं कि वो सदन से सस्पेंड ना किए जाए तो सदन के अंदर नियमों का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जैसा कि भारत की संसद में हमेशा होता रहा है। खैर, अब एक सवाल और बाकी है कि सस्पेंड तो हो गए, संसद सत्र भी खत्म हुआ, अब आगे क्या? इसका जवाब यह है कि स्पीकर को किसी सांसद को सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन सस्पेंशन को वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। यह अधिकार सदन के पास होता है। सदन अगर चाहे तो एक प्रस्ताव के जरिए ही सांसदों का सस्पेंशन वापस ले सकता है। मतलब ये कि अब ये सांसद सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद ही वापसी कर सकते हैं और बहुत मुमकिन है कि अगले सत्र में हो ही जाएगा। ये कहती है रूल बुक। और अब बात अगली खबर की करेंगे। जगन्नाथ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के भव्य आर्किटेक्ट पर लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे हुए सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वो आपको सदैव आपके अपने सामने ही लगा दिखेगा। जगन्नाथ मंदिर की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इस चर्चा की वजह है एक विवाद और इस विवाद के सेंटर में है एक यूट्यूबर कामिया जानी। कामिया कई जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू ले चुकी हैं। दरअसल कामिया जानी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो सामने आने के बाद ये विवाद शुरू हुआ, जिसमें कामिया जानी को नौकरशाह से नेता बने वीके पांडियन के साथ बातचीत करते देखा गया। पांडियन को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है और इस वीडियो में कामिया जानी उनके साथ बात कर रही हैं और महाप्रसाद भी ग्रहण कर रही हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि कामिया जानी कथित तौर पर मांसाहारी हैं और उन्होंने पहले अपने एक वीडियो में बीफ खाते हुए उसे पोस्ट भी किया। पहले आप इस कहानी के दोनों पहलू एक साथ देख लीजिए। खाकर इतना मजा आ गया, रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक और बीफ करी बचा था। बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया, रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक और बीफ करी बचा था। बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया, रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी ने कामिया जानी को अरेस्ट करने की मांग करते हुए सत्ताधारी बीजू जनता दल पर हमला बोला। पार्टी ने मांग की है कि गौमांस की समर्थक और इसको खाने को बढ़ावा देने वाली यूट्यूबर कामिया जानी को श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया गया है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कामिया जानी नाम के एक महिला के साथ महाप्रसाद के बारे में एक वीडियो बनाया है। कामिया जानी जो हैं वो पहले बीफ खाते हुए उनकी एक वीडियो उन्होंने पहले पोस्ट की हुई है। वो एक बीफ ईटर है
और किसी भी बीफ ईटर को यानी कि गोमांस खाने वाले को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश का कोई अनुमति नहीं है, ये स्ट्रिक्टली कहा गया है। उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दायर होना चाहिए और दोनों के तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया है। इस पूरी खबर को लेकर बहस का कोई अंत नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एक्सप्लेनेशन से ही अंत हो सकता है तो कामिया जानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जहां पर वो लिखती हैं कि वो वेजिटेरियन है। ये पोस्ट इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। मतलब ये है कि कामिया जानी मंदिर जाती हैं, उनका एक वीडियो बाहर आता है। सबसे पहले उनके इस पोस्ट को आप देखिए जिसमें वो जय जगन्नाथ कहते हुए इस पोस्ट का अंत करती हैं। यानी कि कामिया जानी मंदिर जाती हैं और उनका ये वीडियो बाहर आता है। कामिया का सोशल मीडिया इतिहास खंगाला जाता है, वो नॉनवेज खाती हैं ऐसा कहा जाता है। फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। चूंकि विरोध बीजेपी कर रही है और वजह है बीजू जनता दल के नेता, ऐसे में मामला कुछ सियासी भी हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कामिया ने कह दिया है कि वो अब नॉनवेज नहीं खाती हैं। अब इन जैसी खबरों से एक आम आदमी आखिर उसको क्या लेना देना है? मतलब आप इन खबरों का पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे देख सकते हैं? उसका जवाब यह है कि इस पूरे विवाद को लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर की बात हो रही है। ऐसे में हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी हुई एक रोचक खबर दिखाते हैं। दरअसल उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इसमें मिट्टी और ईंट से बने हुए 240 चूल्हे हैं। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ मिलकर लाखों लोगों के लिए 56 भोग तैयार करते हैं। हर चूल्हे पर 9 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर खाने को तैयार किया जाता है। नंबर जो है वो 9 नवग्रह, 9 अनाज और 9 दुर्गाओं का भी इसमें ये प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है और उसके बाद क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना पहले पक जाता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा यह जाता है कि मंदिर में हर दिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए इसे तैयार किया जाता है। कहा यह जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं, यानी कि ये प्रसाद खत्म नहीं होता है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया गया। इस समारोह को लेकर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, इसको लेकर भी विशेष कदम उठाए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी न्योता दिया गया। विपक्ष को निमंत्रण भेजकर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति से बचने की कोशिश की है। राम मंदिर निर्माण पर विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का इवेंट बताने की कोशिश हो रही थी और इस निमंत्रण ने ऐसे लोगों से एक बड़ा मुद्दा भी छीन लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जा रहा है। राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से अभी फैसला न लिए जाने की बात भी कही जा रही है। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि समारोह में शामिल होने पर फैसला कार्यक्रम के पास आने पर लिया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस से किसी नेता के इस कार्यक्रम में जाने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को भी राम मंदिर का न्योता भेजा गया है इस कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किए गए हैं। इधर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी दल के नेता कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि विपक्षी नेताओं के लिए अब इस पर फैसला लेना आसान नहीं होगा। वहीं नेताओं को निमंत्रण पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवा देते हैं। 23 जनवरी को सब बताएंगे, शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद पता लग जाएगा। हमने बहुत विचार पूर्वक सूचियां बनाई हैं, भगवान को श्रेय दे रहे हैं।
रामलला को श्रेय दे रहे हैं, देश की उस जनता को श्रेय दे रहे हैं जो प्रतिदिन आ रही है, आने वालों की संख्या बढ़ रही है, आज की भाषा में फुटफॉल बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी में एक बार फिर बीजेपी प्रतिमा पॉलिटिक्स का कार्ड खेलने की तैयारी में है। दरअसल मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा तैयार की जा रही है। अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा इस आयोजन में जाट समाज के सभी दिग्गजों को बुला रही है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। तैयारी है कि सीएम के हाथों चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कराया जाए। दरअसल 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इस साल जन्म शताब्दी वर्ष है। इसी मौके पर जाट समाज द्वारा ये आयोजन रखा गया। आयोजन के लिए रालोद के अध्यक्ष और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को भी आमंत्रण भेजा गया है। अगर जयंत समारोह में पहुंचते हैं तो योगी और जयंत दोनों एक साथ मंच साझा कर सकते हैं। अब जबकि लोकसभा चुनाव 2024 करीब है, इससे पहले जाट सभा द्वारा होने वाले इस बड़े आयोजन के सियासी मायने भी निकल रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे बीजेपी की जाट वोटों की काट के रूप में भी देख रहे हैं। पहली बार है जब बीजेपी चौधरी चरण सिंह के नाम पर किसी बड़े आयोजन को करने जा रही है। पश्चिमी यूपी में 2014 के बाद जाट दो दलों में बंट गया, एक रालोद और दूसरा बीजेपी समर्थित जाट। आयोजन के जरिए बीजेपी रालोद के उस वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है जो अभी उसकी पहुंच से दूर है। 23 दिसंबर को सीएम योगी बिलारी पहुंचेंगे। पूर्व पीएम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा उनकी तरफ से और इस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं चरण सिंह की। इस मंच से सीएम योगी बड़ा संदेश देंगे। चौधरी चरण सिंह किसी वर्ग विशेष के नहीं बल्कि सभी जाटों, किसानों, मजदूर वर्ग के नेता हैं। किसी एक दल का उन पर विशेषाधिकार नहीं है। सीएम का यह संदेश रालोद के जाट किसान वोटर्स में सेंधमारी का काम करेगा। इस पूरे आयोजन के पीछे मकसद ये जताना है कि बीजेपी भी किसानों और जाटों के लिए खड़ी है। प्रतिमा का निर्माण चौधरी चरण सिंह स्मारक और शिक्षण संस्थान ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए पिछले 1 साल से काम जारी है। 7 बीघा जमीन पर यह पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पर 5 मंजिल का जाट भवन और एक ऑडिटोरियम भी बनवाया जा रहा है। 100 बेड का वृद्धाश्रम भी बन रहा है। इसे अगर आप देखें तो पश्चिमी यूपी में 5,827 गांव जाट बाहुल हैं। जाट समाज का दावा यह है कि ये चौधरी चरण सिंह की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और जिस मूर्तिकार ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास शंकर जी की विशालकाय मूर्ति को तैयार किया है, उसी मूर्तिकार से पूर्व पीएम की प्रतिमा को बनवाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उन पर लगे आरोपों के साथ। पहलवानों का दंगल शुरू हुआ, यह आप सबको याद है, और इसके बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए और बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने बाजी भी मारी। लेकिन यह दंगल अभी खत्म नहीं हुआ। नतीजों के बाद एक तरफ साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया तो अब बजरंग पुनिया पद्मश्री अवार्ड को वापस करने का ऐलान कर चुके हैं। यानी कुश्ती संघ की लड़ाई एक तरह से अब अवार्ड वापसी पर आती हुई नजर आ रही है। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद सामने आए एक पोस्टर ने बहुत कुछ कह दिया है। तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं। संजय सिंह और बृजभूषण सिंह की तस्वीरों के बीच अगर ये लिखा है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, तो इसका मतलब साफ है। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने कुश्ती संघ के चुनाव में पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को मात दे दी है और इस मात के साथ ही ये साफ हो गया है कि बृजभूषण का ओहदा अभी तक कम नहीं हुआ। रही सही कसर पोस्टर पूरा कर गया। अंजाम ये हुआ कि पहलवान साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास के ऐलान करते हुए दिखी। साक्षी मलिक के संन्यास का असर ये हुआ कि उनका पूरा परिवार इस फैसले के बाद परेशान है। साक्षी की मां ने पहलवानों की लंबी लड़ाई के अंजाम पर अपनी राय रखी। सवाल ये है कि 40 दिन बाद भी बेटियां क्यों निराश हैं। इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं हो सकती, जो आज मतलब मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा हाथ है। साक्षी को रेसलिंग से बहुत ही ज्यादा प्यार था, उसको रेसलिंग ही दिखती थी, रेसलिंग से बढ़ के उसको कुछ नहीं था। आज वो अभी तो उसको टाइम लगेगा उभरने में, और उसने ये सोचा था कि मैं एक मेडल और ओलंपिक में लेके आऊं।
तो ये सपना तो हमारा टूट ही गया, और एक ये बहुत ही बड़ा हमारी जिंदगी में, हमारी बेटी की जिंदगी में और पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो आज उसने संन्यास लिया। साक्षी मलिक के संन्यास के बाद सियासी महकमे में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी इस बहाने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करते दिखे, जिन्होंने साक्षी का साथ देकर लंबी लड़ाई लड़ने की बात दोहराई। खेलने के लिए भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। एक कहते हैं माँ बाप का दिल टूटता है, कि उनका एक सपना टूटता है कि भैया कि इस लड़की बेचारी ओलंपिक मेडलिस्ट को न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसमें प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सब आके जवाब दें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। और ये बहुत सारे सवाल उठाता है न्याय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, तो उनका जवाब दे संसद में तो बहुत अच्छा होगा। इस सबके बीच अब पहलवान बजरंग पुनिया भी मैदान में आ चुके हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव से निराश बजरंग पुनिया का ऐलान है कि वो अपने पद्मश्री अवार्ड को लौटा देंगे। भाई मैं पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की। यानी कुश्ती संघ की लड़ाई अब अवार्ड वापसी तक आ पहुंची है। पुनिया ने पदक वापस करने का फैसला लिया, जबकि खेल मंत्रालय ने उनके फैसले को निजी बताते हुए कुश्ती संघ के चुनाव को निष्पक्ष बता दिया है और चुनाव को पूरी तरह से लोकतांत्रिक करार दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण को शुरू करने की मांग की। साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे नए कलेवर में शुरू करने की भी राय दी गई है। दरअसल सीडब्ल्यूसी की बैठक में पूर्व से पश्चिम का रूट लगभग तय है, यानी कि नए फॉर्मेट के साथ यात्रा करने की मांग की गई है। ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी, गुजरात, इन राज्यों पर फोकस करने की मांग की गई है। जैसे राज्यों पर खास फोकस करने के लिए कहा गया है, जिनका जिक्र अभी मैंने किया। रैली या फिर अहम कार्यक्रमों के पहले पदयात्रा हो, यह भी कहा गया। बस, साइकिल, बाइक के साथ ही ट्रैक्टर, ट्रक का इस्तेमाल हो। भारत जोड़ो यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने की मांग है। मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक 60 दिन के अंदर पूरा करने पर जोर है। गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित करने की मांग की जा रही है। परशुराम कुंड से शुरू कर साबरमती में खत्म करने की वकालत है। यात्रा के रूट को अंतिम रूप देना हालांकि अभी बाकी है। फिल्म एक्टर्स, खिलाड़ी, मॉडल्स, डॉक्टर्स भी इसका हिस्सा होंगे। जो लोग भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में शामिल होना चाहते हैं, वो AIPC ज्वाइन कर सकते हैं। AIPC की वेबसाइट पर जाकर सदस्यता ली जा सकती है।